हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत। साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। साथियों, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट पेपर रहेगा जिसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आप लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेंगे, शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। साथियों, अगर आपको यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट की परीक्षाएं या आपको शिक्षक संबंधित जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है उन सभी को क्रैक करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर को जरूर देखना होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। यही क्वेश्चन साथियों आपके पूछे भी जाते हैं, एकदम से एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, चलते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो याद रखना दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो कैसा बालक कहलाता है? जो सामाजिक कार्यों को करेगा या नियमों का कानूनों के विरुद्ध जो व्यवहार करेगा बालक, वो बालक कैसा बालक कहलाएगा? ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। पिछड़ा बालक कहलाएगा, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या बाल अपराधी बालक। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। आपको ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता होगा, मालूम भी होगा, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, तो आपको याद होगा साथियों, तो ऐसा बालक क्या कहलाएगा? अपराधी बालक कहलाएगा या अपराधी बालक की श्रेणी में आएगा, जो कानूनों को तोड़ता है और सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बालक बाल अपराधी बालक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षक को कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। साथियों, आपका ये प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी आपको आंसर मिल जाएगा इसका या आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। तो साथियों, एक शिक्षक को कक्षा में जो कार्य करना चाहिए वो कैसा करना चाहिए? प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसको किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, और आपको जो शिक्षक की नाते कार्य करना होता है वो प्रजातांत्रिक भूमिका में ही आपको करना होता है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे महत्व उपयुक्त कार्य है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको इसमें अधिगम के क्वेश्चन आपको कम से कम 15 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अधिगम जो आपका एक टॉपिक रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर देखना चाहेंगे अधिगम से संबंधित, तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अधिगम पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अधिगम से सबसे अधिक क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अधिगम ही एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपके कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है वो आपको बताना है। व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, अधिगम यानी कि लर्निंग, ठीक है, लर्निंग यानी सीखना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्यवहार परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिगम की भी यही परिभाषा होती है कि व्यवहार में आए परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहा जाता है, ठीक है। तो व्यवहार परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में सबसे अधिक संभावित है। तो सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित क्या हो जाएगा? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता या विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, एक सजीव कक्षा की जो स्थिति बनती है उसमें सबसे अधिक संभावित है वो क्या है? शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप या वार्ता, ठीक है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग जरूर आंसर देते चलिएगा इसके। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या हो जाएगा? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, उपर्युक्त सभी। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से टिक करिएगा जो भी आपका आंसर सही हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र है वो आपका लिंग भेद भी हो जाएगा, शारीरिक रचना भी हो जाएगी, मानसिक
योग्यताएं भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सही क्रम है, वो आपको बताना है। तो सही क्रम आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो मानव विकास का जो परिवर्तन आता है तो पहले क्या होता है, गर्भाशय में बच्चा पलता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा, यहाँ पर दिया नहीं है तो आपको इसको हटा देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद गर्भाधान के बाद क्या आएगा, शैशव आएगा। ठीक है, शैशव अवस्था आएगी। शैशव अवस्था के बाद क्या आएगा, वो बाल्यावस्था आएगी। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद क्या आएगा, वो आएगा आपका किशोरावस्था। इसके बाद जो आती है अवस्था वो होती है प्रौढ़ावस्था। तो आपको ये कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड ऑप्शन में। पहले आपका शैशवावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था, इसके बाद आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था के जो बाद जो अवस्था आती है या विकास होता है वो प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो ये एक बात भी क्लियर है, आपको पता भी होगा कि जब बच्चा स्वयं सीखने के लिए तत्पर तैयार रहेगा तब उसको आप सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा, और वो सिखाने का जो आपका तरीका होगा वो कैसा भी तरीका हो वो उस पर प्रभावशाली हो जाएगा और वो जल्दी से सीख जाएगा। तो ये परिभाषा जो दी थी वो किसने दिया था, ये सिद्धांत। तो आपके ऑप्शन देख लीजिएगा उसके, और इसके बाद आपको राइट आंसर भी बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। थार्नडाइक द्वारा दिया गया था, स्किनर द्वारा, पावलाव द्वारा या कर्ट लेविन द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जो परिभाषा जो दी गई थी वो दी गई थी थार्नडाइक के द्वारा। ये सिद्धांत भी थार्नडाइक का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके अनुसार शिक्षण है, तो शिक्षण क्या है आपके अनुसार, एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या फिर चौथे ऑप्शन में दिया है बी और सी दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो साथियों ये प्रक्रिया तो हो नहीं सकती है, ये आप लोग भी जानते होंगे। ये कला भी हो सकती है शिक्षण, ठीक है, एक कौशल भी हो सकता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका चौथा ऑप्शन बी और सी, आपके दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। तो मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो किसने दिया था, थार्नडाइक, मास्लो, गिलफोर्ड या फिर काफ्का। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था, वो दिया था मास्लो ने। ठीक है, या कभी कभी मैस्लो भी आपका लिखा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडीपी का प्रत्यय दिया था। तो जेडीपी का जो आपको फुल फॉर्म है वो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल और डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो प्रत्यय दिया हुआ था वो किसके द्वारा दिया गया था, बंडोरा के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के या वाइगोस्की के। जल्दी से आप लोग इसका आंसर भी बताइएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का जो प्रत्यय दिया था वो वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया था। तो व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय जो प्रकार का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, क्रेचमर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों व्यक्तित्व का जो समाजशास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत है वो स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, आपको वह छांटना है और हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर भी बताना है। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, फ्रोवेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग या मैकडूगल। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा।
प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो संबंधित है आपकी साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉन डीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो आपका जो जिला प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा कार्यक्रम जो है वो लागू किया गया था, तो वो कौन से वर्ष में लागू किया गया था? 1990 में, 1993 में, 1998 में, या फिर आपका 2000 में? ठीक है, तो जो भी आपका राइट आंसर बने वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमें बताइएगा। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो लागू किया गया था वो सन 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको बताना भी उचित नहीं होगा, आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, या फिर उपर्युक्त सभी। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या राइट आंसर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही किया है। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो अच्छा नागरिक बनना भी होता है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हैं, ये भी आपका शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा। व्यवहारिकता का निर्माण करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो जी हाँ चौथा ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सही लग रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट पेपर पसंद आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें। साथियों हमारी बार बार कहने से आप लोग ये बुरा मत मानिएगा, ये हर यूट्यूबर का एक तकिया कलाम शब्द होता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी खुशी होती है, और आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तब भी आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आप लोगों का इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो साथियों आप लोग ज़रूर करते रहा करें। आपको सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक करने से हमारा कुछ नहीं होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आपका जो होता है वो हमारा एक मनोबल बढ़ाता है कि आप लोग पसंद करते हैं, और आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे भाई बहन हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो साथियों आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, और ज़रूर देखते रहा करें आप लोग ये प्रैक्टिस सेट पेपर, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और जो आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, रीट, ये परीक्षाएं जो भी आपकी परीक्षाएं हों उसमें आपके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर भी आप लोग अर्जित करें। कम से कम आपके 120 नंबर बने 150 में से। ठीक है, यही हमारी आशा रहती है, यही हमारी कामना है कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी भी करें। ठीक है, तो इसलिए साथियों आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? तो फ्रोबेल ने कौन से खेल पर प्रमुख बल दिया था? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, या आकृतियों का खेल, या फिर उपर्युक्त सभी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो साथ ही जो फ्रोबेल ने जो खेल पर प्रमुख बल दिया था वो गेंद के खेल पर प्रमुख बल दिया था। ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे, आपको लगे कि ये नोट डाउन करने लायक है, तो साथियों ज़रूर नोट डाउन करते जाया करिएगा आप लोग। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया था? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विल्हेम वुंट ने, विलियम वुंट, ये विल्हेम वुंट लिखा हुआ है, विलियम वुंट भी लिखा जाता है। ठीक है, कॉलिंस द ड्राइवर ने। तो क्या होगा? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, तो किसने किया था? तो साथियों वो किया था विलियम वुंट ने। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिकता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद? ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो वो नहीं होता है व्यक्तिवाद के द्वारा। ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समूह शिक्षण है, समूह शिक्षण क्या होता है साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा इसका राइट आंसर। संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है।
शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो समूह शिक्षण क्या कहलाता है? तो साथियों, समूह शिक्षण जो कहलाता है, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह के द्वारा जो शिक्षण है वही क्या है? समूह शिक्षण है। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, मर्रे, बेलक, रॉबर्ट या रोजन विंग के द्वारा। तो बाल अंतर्बोध यानी कि एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। तो बाल अंतर्बोध यानी कि एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण जो किया था वो बेलक ने किया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? जल्दी से आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो एक शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना एक शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही होती है। ठीक है, कि एक शिक्षण अधिगम को किस प्रकार से आनंदप्रद बनाया जाए और बच्चे किस प्रकार से इसको आनंद के साथ, हंसी खुशी के साथ इसको सीख सकें, समझ सकें और पढ़ाई का अपना जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे से अच्छे कर सकें। ठीक है, तो यही आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर भी पता होगा। तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर। चारों विकल्प आपके सामने है। तो समावेशी शिक्षा से जो तात्पर्य होता है वो नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के साथ स्वागत करना समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए या किसी के साथ ऐसा भी व्यवहार नहीं होना चाहिए कि ये उच्च श्रेणी का व्यक्ति है, ये नीची श्रेणी का व्यक्ति है, ये पढ़ाई में आगे है या ये कमज़ोर है। ठीक है, तो सभी को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, सभी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए और सभी का स्वागत करना चाहिए। यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? तो पुनर्वलन का एक प्रकार क्या नहीं है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका भी आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो कौन सा जो है वो पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? तो साथियों, ये सभी प्रकार हैं। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? तो आप लोग बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो विजुअल एक्टिविटी उसकी क्या होनी चाहिए? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 आपका में कम है। ठीक है, में कम है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके सामने। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप लोग भी शिक्षक हैं साथियों, आप लोग भी बताइए क्या करना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। कलाकार प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के समूह के एक अभिप्राय लक्ष्य रखना, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना या उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, विद्यार्थियों में जो अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को जो करना चाहिए वो विद्यार्थियों के सम्मुख एक अभिप्राय लक्ष्य रखना चाहिए जिससे कि वो अभिप्रेरित हों और किसी भी कार्य को करने में अपनी रुचि जागृत कर सकें। ठीक है, दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना क्या है? अभिप्रेरणा विकसित करने की एक
तकनीक है, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के साथ पर ग्रेड स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, या इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है? तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए जो सही कथन नहीं है वो नहीं है इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, शिक्षकों पर कभी बोझ नहीं होता है। साथियों, ये शिक्षकों का कार्य होता है। हम और आप लोग भी एक शिक्षक हैं और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक शिक्षक ही हुए। ठीक है, इसलिए शिक्षक पर कभी बोझ इस प्रकार का नहीं बनता है। शिक्षक हमेशा यही सोचता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से अच्छा सीख सकें, अधिक से अधिक होशियार हों और सभी काम को करने में दक्ष हो सकें। ठीक है, यही हमारा लक्ष्य होता है। सभी को प्रेरित करना होता है कि ये शिक्षा की ओर अग्रसर हों, ताकि ये अपने जीवन में अपनी आजीविका को चला सकें, अपने सामाजिक कार्यों में निष्ठापूर्ण तरीके से उसका निर्वहन कर सकें। सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दंत कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या कर सकता हो? अभिप्रेरित कर सकता हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? कोठारी आयोग का। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको बताना है कि ये परिणाम किसका था। तो साथियों, ये आपका जो परिणाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो परिणाम था वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का एक परिणाम था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो अधिगम का कौन सा क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या अध्यात्मक? तो अधिगम का क्षेत्र जो नहीं है वो आपको बतलाना है। ठीक है, तो जल्दी से बतलाइए आप लोग। तो अधिगम का क्षेत्र आपका अध्यात्मक नहीं होगा, भावात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, क्रियात्मक होगा। लेकिन आपका जो है आध्यात्मक है, जो अधिगम का क्षेत्र आपका नहीं होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या हो? अब प्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक समाजातीय है। आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लास्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। ठीक है, और आप लोग हमें ये भी बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 25 नंबर किए हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 20 किए हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 15 किए हैं, आपको मेहनत करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, आपके कितने आपने अंक अर्जित किए हैं 30 में से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, तो तीसरा ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिस सेट पेपर जो कि आपने आज देखा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सही लगा है तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा वीडियो को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी साथियों जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सकें। तो साथियों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। जब भी आपका एग्जाम्स होगा आपको हमेशा तैयार रहना है। कभी भी आपका पेपर करा ले बोर्ड आपका, तो आपको हमेशा तैयार रहना है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई को हमेशा रखिएगा, कंटिन्यूअस बनाए रखिएगा, पढ़ाई को जारी रखिएगा। कभी भी आपको नहीं छोड़ना है पढ़ाई को, आपको हमेशा पढ़ाई करना है। साथियों, दम तभी लेना है जब आपको एक टीचर बन जाना है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।